हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आकार आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के द हिंदू के इस लेक्चर में हम लोग एनालिसिस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियो कल्चरल इशू को, या उसके जो कास्ट के फैक्टर उन पे बात करेंगे, ठीक। और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। आज के जो एडिटोरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में डाइवर्सिटी को लेकर, इंडिया में कास्ट सिस्टम को लेकर। दोस्तों, आप लोग कास्ट सिस्टम की जब भी बात आती है तो आप लोग हमेशा बात करते हैं हिंदुओं में जाति व्यवस्था की, जबकि भारत में सभी धर्मों में लगभग जाति व्यवस्था पाई जाती है। जैसे इस्लाम में भी जाति व्यवस्था पाई जाती है, उसमें भी हायरार्की है। लेकिन चूंकि हिंदुओं में जो हायरार्की है वो कुछ ज़्यादा ही कह सकते हो कि अधिक स्तर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो इस्लामिक फेनोमिना है, जो इस्लाम का ओरिजिन है, जो इस्लाम की कुछ मूलभूत बातें हैं, उसको भी चर्चा करेंगे कि ऐसा माना जाता है कि जो हिंदुस्तान का इस्लाम है वो मध्य एशिया के इस्लाम से किस तरह से भिन्न है, हिंदुस्तान का जो इस्लाम है वो किस तरीके से सेकुलर है, और इस्लाम जो धर्म है अपने आप में किस हद तक सेकुलर है। दरअसल आजकल एक मुद्दा चर्चा में था कि जो सोशियो शैक्षणिक संस्थान जो हैं, एजुकेशनल जो बॉडीज हैं, और प्लस जो जॉब्स हैं, उनमें जो है रिजर्वेशन की बात को लेकर ये मुद्दा चर्चा में है। तो ये कहा गया कि जैसा कि इस्लाम धर्म में बोला जाता है कि जो इस्लाम धर्म है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर और सबसे प्राचीन सेकुलर धर्म है, ठीक। लेकिन जब उसमें अपनी कास्ट के बेसिस पर, कास्ट में हायरार्की के बेसिस पर रिजर्वेशन की बात हुई है, तो ये माना गया है कि वो जो हिंदू धर्म या अन्य धर्मों में जिस तरीके की हायरार्की है उसके किस तरह से वो नज़दीक है, या हिंदुस्तान का जो इस्लाम है जो मध्य एशिया के इस्लाम से किस तरह से डिफरेंट है। क्योंकि हिंदुस्तान का जो इस्लाम है वो आज़ादी के पहले का उसका करेक्टर अलग है और आज़ादी के बाद का उसका जो करेक्टर अलग है। और आज़ादी के बाद जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवोक करता है, बढ़ावा देता है कि हम किस तरह से एक सेकुलर नेशन है, उस सेकुलर नेशन में वोट देने का जो अधिकार और वोट देने की जिम्मेदारी, प्लस अपनी जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटीज हैं वो हर व्यक्ति की हैं, हर धर्म के लोगों की हैं। तो काफ़ी गुथा हुआ आर्टिकल है, काफ़ी उसमें शेड्स हैं इस आर्टिकल में, तो इसको ध्यान से आप लोग जो है अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर हम लोग इस आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल हमारे जीएस के पेपर 1 से रिलेट करता है। अ पिक्चर ऑफ इस्लाम डेट इज क्विट डिफरेंट, ठीक। इस तरीके से ये आर्टिकल कह रहा है, ये इसकी मेन थीम है। अब देखिए ये जो हमारे भारत जीएस के पेपर 1 से किस तरह से रिलेट करता है। जीएस पेपर 1 में यूनिट 6 है जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या कह सकते हो कि जो है भारतीय समाज की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से रिलेट करेगा, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से रिलेट करेगा, ठीक, भारत में विविधता से रिलेट करेगा, प्लस जीएस पेपर 1 की यूनिट नंबर 9 जिसमें कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म है, ठीक, इनसे भी ये रिलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। अब देखिए जो यूपीएससी ने किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन की डिमांड करता है, और जो आपके सामने इस तरीके के जो बहुत ही गूढ़ गुथे हुए प्रश्न हैं जिनका जवाब पाना या जिनके बारे में चर्चा करना एक एकेडमिक डिस्कोर्स का विषय होता है, जिसपे बहुत ही क्लियरिटी आना मुश्किल होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें एक समझ दे पाऊं, एक अच्छा कंटेंट दे पाऊं जो आपके एग्जाम में लिखने पर आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, भारत धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी वाद विवाद से किस प्रकार से भिन्न है, यानी जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी वाद विवाद से किस प्रकार भिन्न है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके कंपेरिजन में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मध्य एशिया, या जो है मध्य एशिया की जो जिस प्रकार से वहाँ इस्लाम धर्म है और जो भारत में जिस प्रकार का इस्लाम धर्म है उसमें क्या समानताएं और विभेद हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में विविधता के लिए किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए, यानी कि 4 कल्चरल ट्रेड्स बताइए, क्या वो 4 अलग अलग बातें हैं जो भारत में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देती हैं, उसको मजबूत बनाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा, स्वतंत्र भारत में धार्मिकता, ठीक, रिलीजियसिटी
किस प्रकार सांप्रदायिकता में परिवर्तित हो गई, उदाहरण सहित बताइए। यानी कि जैसे कि किसी के व्यक्ति का धर्म, किसी धर्म को धारण करना, उसमें बुराई बिल्कुल नहीं है, तो कहा गया किस प्रकार से धार्मिकता स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिकता में कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई, उदाहरण के साथ बताइए। तो ये चीज रिलेट करते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो जैसे कि कहा गया, हेडिंग में बोला गया, ए पिक्चर ऑफ इस्लाम दैट इज क्विट डिफरेंट, ठीक, कि जो इस्लाम की जो पिक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है। इस्लाम का जो पूरा फेनोमिना है, जो उसमें हायरार्की है, वो एकदम डिफरेंट है। अब दोस्तों हम जैसे बात करते हैं हिंदुओं में जाति व्यवस्था की, तो हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की, वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, तो माना जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से बनी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से बनी है, ठीक। ये वर्ण व्यवस्था के बारे में है। और उसमें है क्या चीजें, उसमें ऐसे हायरार्की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र की, ठीक। और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से संदर्भित है। तो एक समाजशास्त्री में एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने लगभग 1950-60 के आसपास में स्टडी करी थी, तो उन्होंने कहा था कि भारत में लगभग 2350 जातियां हैं, जिनकी 4750 उपजातियां हैं। और 2011 के जनगणना के आधार पर यह माना जाता है कि हिंदुस्तान में लगभग 7000 जातियां हैं। तो जातियां लगातार बढ़ रही हैं, यानी कि हिंदुओं में जो जातियां हैं वो और ज्यादा क्लासिफाइड हो रही हैं, और ज्यादा नई नई जातियां उभर कर सामने आ रही हैं संस्कृताइजेशन की प्रोसेस के कारण, ठीक। अब इस्लाम में जब बोला जाता है कि इस्लाम जो है दुनिया का सबसे सेकुलर रिलीजन है, उसमें हायरार्की नहीं है, तो वहां भी दो तरीके की हायरार्की देखने को मिलती है, अजरफ, असलफ, ठीक। इसकी बात हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। अब आइए मेन जो है एडिटोरियल पर आते हैं, मेन एडिटोरियल पर आते हैं कि इसमें क्या कहा गया। कहा गया कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने याचिका दायर की। कहां याचिका दायर की? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि जो स्कूल, कॉलेज और जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उसमें स्कूल, कॉलेज और जो जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां, उसमें मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। यहां से मुद्दा डिस्कस में। और ये जो क्वेश्चन है, जो एडिटोरियल जो सवाल खड़े करता है, वो करता है कि इस्लाम अपने आप को सेकुलर बोलता है, तो फिर वो जाति के आधार पर एक हायरार्की क्रिएट करने की बात करता है। तो बड़े शेड्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। इस्लाम में जाति व्यवस्था को स्वीकार किया जा रहा है, ठीक, क्योंकि जाति के आधार पर, यानी कि जो निम्न जातियां हैं जिसमें आपके अंसारी वगैरह आते हैं, ठीक, ये जो जातियां हैं, ये जातियां अपने आप को डिप्रेस मान रही हैं, पिछड़ा मान रही हैं, तो उस बेसिस पर अपने आप को रिजर्व करने की बात करती, ठीक। तो ये जो बात बोली जा रही है कि जो मूल इस्लाम की भावना है उसके खिलाफ है कहीं ना कहीं। समतावाद पर जोर देने वाला इस्लाम जाति व्यवस्था को मान रहा है, ठीक। जो इस्लाम समतावाद की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, वो इस्लाम जो है जाति व्यवस्था को मान रहा है, ठीक, क्योंकि रिजर्वेशन उसको चाहिए। आरक्षण और जाति को स्वीकार करना धर्म के भारतीकरण से संबंधित है। क्योंकि जैसे कि अगर आप मेडाइवल इंडिया को पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं, तो वहां पाते हैं कि जो भारत में इस्लामिक रूलर राजा बनते थे, तो उनके लिए सम्राट बनते थे, तो उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस थे। इनफैक्ट जो है अभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को मध्य एशिया के लोग प्योर मुस्लिम नहीं मानते, क्योंकि उनका जो है लोगों का भारतीकरण हुआ है। भारतीय संदर्भ में वो अपनी संस्कृति को जो है एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को जो है बनाए रखे हुए हैं, ठीक। लेकिन हमारा जो संविधान है, जो हमारी जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, वो कुछ अलग प्रकृति के हैं, ठीक। तो ये एक अलग जो है कंसेप्ट है, जिसकी वजह से ये बात निकल कर आती है। कहा गया कि पैगंबर साहब की जो शिक्षाएं हैं, उसके कहीं ना कहीं ये विपरीत भावना आजकल उभर कर आ रही है। जो रिजर्वेशन की डिमांड करना, यानी डिमांड करने का मतलब है कि निम्नलिखित जातियों को
आप पिछड़ा घोषित कर रहे हैं और पिछड़ेपन को आप कहीं ना कहीं उभार रहे हैं। उभारने का मतलब है कहीं ना कहीं आप हायरार्की भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विचारों को कहीं ना कहीं उसके विपरीत जा रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने मानव जाति की समानता पर जोर दिया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने ये कहा था कि कोई व्यक्ति अगर अरब समूह में पैदा हुआ है, अरब समुदाय में पैदा हुआ है या नॉन अरब समुदाय में पैदा हुआ, यानी दुनिया में कहीं भी पैदा हुआ है, तो वो सभी समान हैं। ठीक, अरब लोग गैर अरब लोगों पर कोई प्रभुत्व ना रखें, प्रभुत्व, ठीक, उनका कोई उस पर प्रभुत्व ना हो, किसी प्रकार का उनका डोमिनेंस ना हो, कि अरब के लोग जो हैं वो किसी प्रकार से नॉन अरब लोगों पर, चाहे तो वेस्ट की कंट्रीज हो चाहे ईस्ट की कंट्रीज हो, उन पर किसी प्रकार से अपना डोमिनेंस ना रखें। एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ठीक, मौन रूप से जो अशरफ हैं, जो जिनकी बात मैंने पहले करी थी, अशरफ और अजलफ। अशरफ क्या होते हैं? अशरफ जातियों में उच्च होते हैं, जैसे शेख और पठान को श्रेष्ठ समझ रही हैं। वहीं जो अजलफ हैं, अजलफ जिसमें अंसारी और सैफी आते हैं, उनको निम्न समझा जा रहा है, जिससे वो ऊपर बढ़ सके। भावना क्या है? जो ये निम्न है, जो अंसारी सैफी इत्यादि जो जातियां हैं इस्लाम में, अगर इनका आरक्षण मिलेगा, इनको रिजर्व कर दिया जाएगा, तो ये जो है इनका अपलिफ्टमेंट हो पाएगा, अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। ठीक है, ये बात यहां पर बोली जा रही है। तो यानी कि ये जो भावना है, ये मोहम्मद साहब की भावना या उनके जो है आदर्शों के खिलाफ है, ये इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ भी इसको बताया जा रहा है। इनफैक्ट इस्लाम में तो यहाँ तक है कि अगर आप पैसा ब्याज पर दे रहे हैं और उस कर्ज ले रहे हैं, उसका मतलब आप ब्याज ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस्लाम की जो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या पैगंबर हैं, उनका कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक चीजें बोली गई हैं। आजकल पसमानदा जो मुस्लिम है, पसमानदा मुस्लिम है, उनका जो है विचार चर्चा में है। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में गहरी विचारधारा देखने को मिलती है, यानी जो सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में जो है ये जो विचार हैं आजकल देखने को मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली पसमानदा मुस्लिमों के बारे में। जो जमायत है, उसकी याचिका पर भारतीय मुसलमानों के बीच में इस निर्वाता को स्वीकृति मिली है। ठीक है, जो आगे देखते हैं, मुसलमानों में जाति शोषणकारी नहीं है। ठीक, मुसलमानों में माना कहा गया आर्टिकल में कि कास्ट एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन की तरह से नहीं है, जो कि कास्ट में हायरार्की ही बहुत कम है, ये आइडियल फॉर्म में बोला जा रहा है। ठीक, लेकिन पहचान का निशान यानी कि उनको आइडेंटिफाई करना सदैव पाया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि प्योर रूप में, प्योर फॉर्म में कभी भी जाति थी ही नहीं। जैसे कि कैटेगराइजेशन था, हमेशा से कैटेगराइजेशन था पठान और अंसारी के बीच में, अजलफ और अशरफ के बीच में। ठीक, हाँ, ये बात अलग है कि हायरार्की जो है वो हिंदू धर्म की तुलना में जो है कम थी। ठीक, पठान इत्यादि को ज्यादा सम्मान प्राप्त रहा है सदैव से। पठान को, अगर पठान को बाइक सवार देख लेते थे, तो जो निम्न जाति के लोग हैं जैसे अंसारी वगैरह, अगर वो कार से भी जा रहे हैं, तो ये भी दृष्टांत देखने को मिला कि उनको जो है कार से वो उतर जाते थे। ठीक, और इस एडिटोरियल में एक बात और बोली गई कि कोई हिंदू दलित मंदिर गया तो वहां बाहर आग जल रही थी, अलाव जल रहा था, वहां उस अलाव वाले लकड़ी से उस जो है दलित हिंदू को मारा गया। तो ये यहां पर ये संकेत के रूप में ये बताने की कोशिश है कि हिंदुओं में जिस तरीके का कैटेगराइजेशन है, तो ये प्योर फॉर्म में अन्य धर्मों में नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि अन्य धर्मों में भी देखने को मिलता है, जिसका ये एक एग्जाम्पल है, जिसका एक एग्जाम्पल है। हालांकि आजादी के बाद जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को ठीक इस्लाम में देखने को ये पाया जाने लगा। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? जैसे वोट देना, जैसे ये कहा गया, इसी आर्टिकल में कहा गया कि अगर आप रोजा हैं, नमाज में हैं या शुक्रवार का दिन है, तो अगर उसी दिन वोट देना है तो सबसे पहले आप वोट देकर आइए। ठीक, तो इस तरीके की चीजें भी बोली गई, ताकि इसका क्या मतलब है कि ग्रेजुअली जो चेंज है पैरामीटर को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल में फिर एक हेडिंग में कहा गया कि ग्रेजुअल चेंज, वो चेंज क्या है? जैसे जमात की स्थापना 1941 में हुई थी अब्दुल मुअद्दुदी के द्वारा। ठीक, वह भारत को दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम का मतलब होता है आस्था की भूमि, ठीक, में परिवर्तित करने का प्रयास करते थे। जो अब्दुल मुअद्दुदी हैं,
वो दारुल इस्लाम यानी कि आस्था की भूमि के रूप में वो भारत को परिवर्तित करने का उनका अपना विजन था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट वो विजन बदल गया, क्योंकि वो खुद जो है यहां से पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, वह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के विरोधी थे। वो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के विरोधी थे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र में जो स्टेट होगा, राज्य होगा, वो किसी भी वर्ग विशेष या किसी धर्म की भावना को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने का काम करेगा और उसका वो स्वयं न्यूट्रल होगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान के प्रियम्बल में चीजें इस्लाम के समर्थन में लिखी हैं, वो इस तरीके की बात वो करते थे कि जो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है ये अच्छी बात नहीं, उनका ऐसा मानना था। ठीक, और उन्होंने ये भी कहा गया कि जो शरिया से उत्पन्न विषय हैं या कानून हैं, उनसे जो है डेमोक्रेसी है वो मेल नहीं खाती है। शरिया के कानूनों, शरिया के मूल्यों से डेमोक्रेसी के जो मूल्य हैं वो मेल नहीं खाते हैं। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, ये काफी डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है, इसमें काफी अलग अलग शेड्स में बातें कही गई हैं। तो इसको आप समझ पाएंगे, 2 4 6 चीजें भी आप समझ पाएंगे तो आपकी समझ मजबूत होगी। फिर कहा गया कि आजादी से पहले ब्याज पर आधारित आर्थिक जो व्यवस्था है उसका निषेध किया गया था। आर्थिक जो व्यवस्था है उसका निषेध किया गया था। इस्लाम में ब्याज लेना ईश्वर के खिलाफ माना जाता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आप सभी को पता है कि केरला में एक बैंक बनाई गई थी। ठीक, तो वहां पर ये कोशिश, जिसे इस्लामिक बैंक बोला जाता था, काफी पहले बनाई गई थी, आई थिंक 2010 के पहले। तो उसमें यह कोशिश की गई थी कि जो है ब्याज रहित लोन दिया जाए। ठीक, फिर जो मौदूदी हैं वो वो जब पाकिस्तान चले गए तो जमात ने ठीक जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति को अपना लिया। यानी कि 1941 में जो उन्होंने स्थापना करी थी, उसके बाद जब वो पाकिस्तान चले गए, मतलब कह सकते हो जब हमारा सेपरेशन हुआ, जब हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग मुल्क बने, तो सेपरेशन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जो इस्लाम का जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है या पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें चेंज आया और उन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति को अपनाया। यानी ऐसी राजनीतिक दलों को उन्होंने वोट देना स्टार्ट किया जो धर्म की, सांप्रदायिकता की, कट्टरता की बात नहीं करते थे। ठीक है, यह परिवर्तन सुविचारित नई वास्तविकता से संबद्ध था। सुविचारित नई वास्तविकता से संबंध होने का मतलब यह है कि जब अगर आप हैं, किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिविटी में आपको वोट देना होगा। आपका एक पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए, एक पॉलिटिकल कल्चर होनी चाहिए। खुद आपके जो है कह सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करी गई हैं। उन सभी ड्यूटीज को, उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप जो है आपको अकाउंटेबल बनाया गया है, जिम्मेदार बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो इस्लाम है उसमें सेकुलर होने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको प्रोवोक करता है, बढ़ावा देता है। तो इसलिए इस्लाम ने भी अपने जो है तौर तरीकों में बदलाव किया, लेकिन उन राजनीतिक दलों से वो संबद्ध हुआ जिसमें उसको लगा कि वो सेकुलर हैं, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देती हैं। ठीक है, 1961 के बाद जमात ने चुनाव पर अपनी राय देने के साथ साथ चुनाव में भाग लेने की अनुमति भी दे दी। ठीक है, कि अगर आप पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, मतलब इसको जैसे अपने धार्मिक मंचों से खुलकर ये बोला जाने लग गया। ठीक, ये चीज कही गई। फिर कहा गया साथ ही बहुलवादी लोकतंत्र में भाग लेने की बात करी गई। जो मल्टी डायमेंशनल प्लूरिस्टिक जो डेमोक्रेसी है उसमें भाग लेने की बात की गई। क्योंकि जो इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम लोगों के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा बड़ा धर्म है हिंदुस्तान में। तो बहुलवादी जो लोकतंत्र उसमें भाग लेने का मतलब यह है कि चूंकि हिंदुस्तान में एक तरीके से देखा जाए तो 79% जनसंख्या लगभग जो है हिंदुओं की है। तो अगर जब लगभग 80% लोग हिंदू हैं, तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि जो अन्य धर्म के सभी लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। जब वो अल्पसंख्यक है तो उनका पॉलिटिकल नरेटिव या उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस कैसी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है उनकी इस तरीके की एस्पिरेशंस हैं कि मल्टी डायमेंशनल प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी या प्लूरिस्टिक पॉलिटिक्स की जो व्यक्ति बात करता है, जो पार्टी बात करती है, उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। ठीक है,
आज केंद्रीय बजट की बात हो और धर्मनिरपेक्ष समाज की बात हो तो उसमें समकालीन घटनाओं पर सार्वजनिक चर्चा की जा रही है। ठीक, धर्मनिरपेक्ष समाज और केंद्रीय बजट के संदर्भ में एक एक जो है डेमोक्रेटिक डिस्कशंस होने लग गए हैं। ठीक है, जहां पर उस तरीके के नैरेटिव पर कम बातचीत होती है। अब आगे कहा गया इंटरवीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक, उसमें क्या चीज कहा गई कि अगर आप अगर रोजा हैं, नमाज रख रहे हैं, तब भी उन दिनों में भी आप वोट डालें। ठीक, वोटिंग करें, चाहे उपवास हो, ठीक, या नमाज का दिन हो, नमाज का दिन हो, तो उसमें वोट डालने को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो मैंने आप सभी को पहले ही बताया। इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी गई। फिर भारतीय और मुसलमानों, मतलब जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं, हिंदू और मुसलमानों के रूप में जिम्मेदारियां आपस में जुड़ी हुई हैं। दो चीजें यहां पर हैं, एक तो आप भारतीय हैं, ठीक, और दूसरा आप मुसलमान हैं। तो दोनों के रूप में आपकी जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स होती है कि हिंदुस्तानी मुसलमान होने के कारण आपकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में, ठीक, आपकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है, हमारा धर्म में बताता है कि आदम भारत में अवतरित हुए और यहीं से उनकी जो है नस्ल फैली। ठीक, ये इस्लाम जो है कि कुछ लोग मानते हैं। ठीक, भारत में हिंदू और मुसलमान समान रूप से हैं। ठीक, कि दोनों हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से रहने की, जीवन जीने की, मूल अधिकारों को प्राप्त करने की, अपनी जो है पर्सनल लिबर्टी की, पर्सनल डिग्निटी की, पर्सनल रिलीजियस एक्सरसाइज की पूरी समानता है, पूरा अधिकार है। तो ये बात इस संदर्भ में यहां पर बोली जा रही है। ठीक, जमाते इस्लामी हिंदू व जमाते उलेमा, ठीक, उलेमा हिंद ने इस्लाम की अलग तरीके से तस्वीर पेश की है। ठीक है, भारत का इस्लाम अरब के इस्लाम से भिन्न है। ठीक, जो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। जिस तरीके से वहां एक्सरसाइज के मामले में, यानी कि धार्मिक मान्यताओं, मूल्यों को अपनाने के संदर्भ में जो अलग तरीके की रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, उसके कंपैरिजन में जो इंडिया का इस्लाम है वो काफी सेकुलर है, काफी ऑब्जेक्टिविटी उसमें देखने को मिलती है। ठीक, एक भारतीय के रूप में जातियों की पहचान धार्मिक मतभेदों के बावजूद एकता के दावे हम कर सकते हैं। ठीक, ये बात बोली जा रही है। अब देखिए, ये जो सबसे लास्ट लाइन है, क्योंकि ये इस ऑडिटोरियल को अगर हम पूरा पढ़ें तो इसमें हम सोल के रूप में क्या देखते हैं, इस ऑडिटोरियल का मूल क्या है? मूल यह है कि कुछ लोगों ने जाति आधारित आरक्षण की डिमांड करी, रिजर्वेशन की बात करी। और जाति आधारित जो आरक्षण है, इस पर सबसे पहले इसलिए सवाल खड़ा कर दिया गया कि इस्लाम जब अपने आप को सेकुलर होने की बात करता है और दूसरी तरफ हम बात करता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक भी हैं अंडर रिलीजन, ठीक, और सबसे ज्यादा प्योर हैं, ठीक, और उनमें हायरार्की जो है संस्तरण भी नहीं है। तो ऐसे में ये चीज करके आप इस बेसिस पर रिजर्वेशन लेकर कहीं ना कहीं हायरार्की क्रिएट करते हो, इस्लाम की मूल भावना के अलग जाते हो। तो एक पूरी पिक्चर दी गई कि इस्लाम मिडिल ईस्ट में कैसा है, हिंदुस्तान में इस्लाम का करेक्टर कैसे चेंज हुआ, हिंदुस्तान का इस्लाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे डील करता है, कैसे उसके रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव कैसे जो है धीरे धीरे प्रवोक करते हैं चीजों को, कैसे चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रेमवर्क में चीजों को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं इस एडिटोरियल में आप सीखते हैं। इसलिए कहा गया कि जातियों की पहचान भी है, धार्मिक मतभेद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम न केवल एकता के दावे करते हैं इन रिलीजन, बल्कि जो है अन्य धर्मों के साथ भी पूरे देश को एक भारत बनाने की बात करते हैं। तो ये क्या दिखाता है, हमारी विविधता में एकता को दिखाता है। विविधता में किसको दिखाता है? एकता को दिखाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हरियाली लाने का प्रयास। अब ये जो न्यूज है ये केस स्टडी की तरह आप यूज कर सकते हो, इसको एक मॉडल की तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये प्योर मेंस के लिए है, जहां पर आप इन्वायरमेंट की बात करते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो,
तो वहां पर इस न्यूज को आप केस स्टडी की तरह यूज कीजिएगा। ठीक है, तेलंगाना सरकार की हरित पहल पर्यावरण के बारे में क्या है, जागरूकता लाने में मदद करेगी। ठीक, अब वो क्या हरित पहल है उसको देखते हैं। जैसे उन्होंने क्या करा कि वन क्षेत्र में सुधार कर दिया। वन क्षेत्र में सुधार कैसे हो सकता है, ज्यादा वृक्षारोपण करके, ज्यादा जो है पेड़ लगाकर। और उन लोगों ने ग्रीन सिटी का कंसेप्ट दिया। ठीक है, ग्रीन सिटी का कंसेप्ट दिया कि जो शहर है उसे ज्यादा से ज्यादा में ग्रीन करना है, ज्यादा से ज्यादा उसे हरित आवरण में लेकर आना है। और उन लोगों ने इस कार्यक्रम का नाम दिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तेलंगाना को हरित हराम। ठीक, तेलंगाना को हरित हराम। अब ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, नहीं तो आप इसको मॉडल की तरह जरूर याद रखेंगे, द ग्रीन गारलैंड ऑफ तेलंगाना। ठीक है, इसका मतलब होता है, अब हो क्या रहा है कि पिछले 9 सालों से वहां एक लंबा पेमेंट 1,04,417 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ठीक, और क्षतिपूरक वनीकरण पर जोर दिया गया, यानी ऐसी जगहों पर जहां फॉरेस्ट्रेशन एक तरह एकदम खत्म था, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया था, वहां पर भी वनों को लगाए जाने की बात की जा रही है, उन पर जोर दिया जा रहा है। तो दुनिया में जहां पेरिस, बगोटा, मॉन्ट्रियल जो शहर हैं, उन कैटेगरी के शहरों में हैदराबाद का स्थान अब हो गया है। तो एक इंटरनेशनली कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल रहा है कि काफी जो है ग्रीन कवर करने में हिंदुस्तान तेजी के साथ बढ़ रहा है। वहां के जो स्टेट्स हैं वो एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे इसको आपको मेंस में यूज करना है, तो जैसे सरकार एक कंसेप्ट देती है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी, प्रतिस्पर्धी संघवाद। ठीक, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। अब इसको इस इथिक्स में यूज करना चाहते हैं तो वहां आप लिखेंगे पर्यावरण संवेदनशीलता। ठीक, पर्यावरण के प्रति जो है नैतिक जिम्मेदारी, या राज्यकर्ता जो स्टेट एक्टर्स हैं वो किस तरीके से पर्यावरण के प्रति पॉलिसी बनाते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन पूछा गया, यह नीतिगत गतिहीनता थी या क्रियात्मक गतिहीनता थी जिसने राष्ट्र की समृद्धि को मंथर कर दिया, तो उसमें आ सकता है। ठीक, अगर आप पर्यावरण किससे संबंधित कोई डिजास्टर लिखना चाह रहे हैं, कोई आपदा के बारे में बताना जा रहे हैं, तो वहां सजेशन में इसको आप डालिए, तो उस तरीके से आप इसको मेंस में यूज करिए। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी के तौर पर भी इसे रिकॉग्नाइज किया। ठीक, लेकिन वहां की सरकार ये मानती है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर अभी भी काम होना बाकी है, जिससे ग्रीन कवर को हम तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या हो रहा है कि भूमि अतिक्रमण, जो भूमि अतिक्रमण है, लैंड एक्विजिशन है, उसमें कहीं ना कहीं काफी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, भूमि अतिक्रमण की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं, इसको अभी हमें नियंत्रित करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ जो आपने ये चीज सीखी, तेलंगाना को हरित हराम, ठीक है, एक मॉडल है जो तेलंगाना लेकर आता है, जो ग्रीन सिटी को लेकर है। आप इस तरह से मेंस में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज है जो सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरनल रिफॉर्म है, जो सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविलिटी है, और इंटरनल जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी कहीं ना कहीं बात करती है। ये बात क्या है, ये जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है, सीलबंद जो सुझाव होते हैं, जो पेपर लॉक्ड या लिफाफा बंद जो सुझाव देती है हमेशा सुप्रीम कोर्ट किसी बड़ी संस्था को या सरकार को, तो उस पर सीजीआई साहब ने सवाल खड़ा कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो ये सीलबंद सुझाव हैं, जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में बात नहीं हो पाती, ये ना कहीं जो हमारी इंटरनल इंटीग्रिटी है, इंटरनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगाता है। ठीक है, तो इसलिए इससे रिगार्डिंग ये न्यूज है। अब इसका यूज जो है आप जीएस पेपर टू में कर सकते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म में एक तो यहां कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं एथिक्स में। एथिक्स में कैसे कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी में कर सकते हैं। ठीक, तो सीजीआई साहब ने क्या कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा, अदानी मामले में सीलबंद सुझावों पर सवाल खड़े उन्होंने करे। उन्होंने कहा कि सीलबंद सुझाव न्यायालय की सक्रियता, जागरूकता और विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकते हैं। ठीक, कि अगर आप सीलबंद सुझाव देंगे
तो कहीं ना कहीं जो न्यायालय की सक्रियता है कि जुडिशरी कितनी एक्टिव है, कितनी अवेयर है कि और उस पर लोगों का जो विश्वास है उसकी दर में गिरावट आती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं कितना भी बड़ा मामला हो उसमें सीलबंद सुझाव नहीं होने चाहिए, बल्कि वो जो है जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इनडायरेक्टली जनता के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल है ना। अब ऐसा कहा गया कि ऐसा कई मामलों में देखने को मिला। जो राफेल जेट खरीद का सौदा था वहां पर भी सीलबंद रिकमेंडेशंस थी। अयोध्या टाइटल सूट के मामले में भी यही था। और गुजरात पुलिस में जो फर्जी मुठभेड़ का मामला था वहां भी इस तरीके के सीलबंद लिफाफों का प्रयोग किया गया था जहां पर रिकमेंडेशंस को दिया गया। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक, सरकार की होगी कि रिकॉर्ड प्रतियां साझा करना राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा या नहीं होगा। ठीक, हमारा काम है उन्हें बताना। ठीक है, बहुत से ऐसे विषय हो सकते हैं जैसे राफेल का मामला था या कुछ और विषय हो सकते हैं जहां पर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच होती हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई सवाल खड़ा होता हो। तो कह रहे हैं ये मेरा काम नहीं है, ये काम सरकार का है। सरकार हमें बताए कि कौन से मुद्दे जो है देश की सॉवरेंटी पर सवाल खड़े करेंगे या नहीं खड़े करेंगे। हमारा काम है अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, एक्टिव होना, है ना। तो इस पर एक अच्छा जो है एक कंटेंट आपको मिलता है जहां से आपकी समझ बन पाएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है सिकल सेल एनीमिया को लेकर। सिकल सेल एनीमिया को लेकर, सिकल सेल एनीमिया बेसिकली क्या है कि जो ब्लड्स में जो डिसीज होती हैं, अगर ये आपको एनीमिक, इस तरह से आप एनीमिक होते हैं तो उन जो है जो आरबीसी हैं उनकी संख्या घटती चली जाती, मरती चली जाती है। फिर आप एक बीमारी से जूझते हैं और आपको उसमें काफ़ी पेन होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सिकल सेल एनीमिया है। दरअसल ये चर्चा में इसलिए है कि 2047 तक सरकार ने 2023 और 24 के बजट में इसको समाप्त करने की बात करी है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्लस कंटेंट के तौर पर आप स्वास्थ्य शिक्षा में आप वहां पर यूज कर सकते हो। अब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि ये आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक बीमारी है कि, और ये बेसिकली सबसे ज्यादा ट्राइबल्स में पाई जा रही है क्योंकि उनको उनकी जो मॉनिटरिंग है, उनकी जो हेल्थ चेकअप है वो बहुत जो है न्यूनतम स्तर पर हो पाते हैं, बहुत ही मिनिमल स्तर पर हो पाते हैं। तो ये माना, तो उनके साथ काफी प्रॉब्लम है, तो उसके डील कर पाना इतना आसान नहीं है जिसमें काफी मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी। तो पहली बात तो ये आनुवांशिक विकार है, यानी पीढ़ीगत समस्या है। जनजातीय समुदायों में रक्त विकार अधिक होते हैं, ब्लड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी होती हैं। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं वो विकृत हो जाती हैं और वो धीरे धीरे फिर मरने लगती हैं, रेड जो है सेल्स मरती हैं, जिससे जो रक्त प्रवाह है, रक्त प्रवाह में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, जिसमें दर्द भी होता है और काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। बजट में कहा गया है, 2023-24 के बजट में कहा गया है कि हम 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त कर देंगे। सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक हम समाप्त कर देंगे, इसका टारगेट रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज क्या है, अंडर वाटर, ये प्रीलिम्स के लिए, नॉइज इमिशन पोज थ्रेट टू मरीन लाइफ। इसका ये मतलब है दोस्तों, जैसे कोई समुद्र में प्रक्षेपण होता है, प्रक्षेपण होता है, तो यहां ये कहा गया कि जो मरीन लाइफ है यानी समुद्र के अंदर रहने वाली जो प्रजातियां हैं उनके समक्ष खतरा उत्पन्न होता है। ये इससे रिगार्डिंग न्यूज है। तो एक तरीके से जो प्रोफेशनल सेंसिटिविटी की बात है और जहां पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए। साउंड वार्मिंग, ठीक, काफी तेजी के साथ जो धमाका होता है उससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ मरीन मैमल्स, ठीक है, विच इज बीइंग डिनाइड टू देम बाय मैन मेड नॉइज विथ डिजास्टरस रिजल्ट फॉर मरीन स्पीसीज फाइंड स्टडीज। की स्टडी में पाया गया है कि जो मरीन स्पीसीज हैं उनके लिए जो इंटरनल नॉइज है, समुद्र के अंदर जो भी प्रक्षेपण और जो भी बड़े बड़े कह सकते हो जहाज और चीजें हैं उनकी वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे उनकी संख्या में कमी आ रही है। नेक्स्ट न्यूज है, मन्नार सीज रेयर वेदर
पैटर्न एज ए मरकरी डिप सब जीरो लेवल अगेन। ठीक, तो इस न्यूज को भी ध्यान में रखना है, जो पूछी जा सकती है यूपीएससी में। फिर नेक्स्ट न्यूज है, जो 12 चीता हैं, ठीक है, उनको दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है और उनको क्वारंटीन किया गया है। कहाँ क्वारंटीन किया गया है? कुनो नेशनल पार्क में। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग हमें बताएंगे कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक, क्योंकि और कहाँ से ही चीते आए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, तो आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट कैरिंग 7 मेल्स एंड 5 फीमेल्स लैंड्स एट ग्वालियर एयरपोर्ट। ठीक है, एंड द एनिमल्स वर टेकन देयर न्यू होम बाई helicopters. They will be kept in the quarantine for at least a month before being moved into acclimation enclosure. ठीक है, तो एक ये न्यूज है। फिर एक नेक्स्ट न्यूज है, वाई इन्वायरमेंटल सर्विलांस फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा वाइटल। ठीक, तो ये एक न्यूज है कि एवियन इन्फ्लुएंजा, तो बर्ड इन्फेक्टेड with avian influenza virus shed large quantities of virus। अब जैसे सबसे पहले तो ये दे देगा कि एवियन इन्फ्लुएंजा किससे होगा, वायरस से है, किससे है, बैक्टीरिया से है, प्रोटोजोआ से है, किस तरह से। ठीक, बर्ड से फैलता है, तो ये इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होते हैं वहां। नेक्स्ट न्यूज है, जो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है वो क्या कह रही है। ठीक, अब देखिए यहां पर ये जो न्यूज है ये बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूज है यूपी स्पेशल के लिए, यूपी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पॉलिसी से जुड़ी न्यूज है, पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज है। ठीक, कहा गया यूपी वाइडन एज ए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है यूपी में, उसमें लगभग 19,000 जो है समझौते हुए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें 33.5 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन ये बात बोली गई कि उत्तर प्रदेश की जिस तरीके की फ्रैक्चर्ड ज्योग्राफी है, जिस तरीके के क्लाइमेट है, जिस तरीके के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सभी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उनमें से 5 जिलों में 50% इन्वेस्टमेंट हुआ है, बाकी 70 जिलों में 50% इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक, तो इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश में भौगोलिक विस्तार, क्षेत्रीय आर्थिक विषमता तथा पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? कि अकेले गौतम बुद्ध नगर में 27% इन्वेस्टमेंट आया है, आगरा में 7.54% आया है, लखनऊ में 6.79% इन्वेस्टमेंट है, वाराणसी गोरखपुर में 5.93 है और वाराणसी में 4.75 है। ठीक, जो कि एक योगी आदित्यनाथ जी से रिलेट करता है और दूसरा मोदी जी से रिलेट करता है, उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो पॉलिसी पैरालिसिस है या इन्वेस्टर का बिलीफ नहीं है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं। इसकी बहुत डिटेल व्याख्या हो सकती है, लेकिन कंटेंट के तौर पर इतना इंपॉर्टेंट है। कहा गया फाइंड आउट द 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी अट्रैक्ट मोर देन 50% प्रपोजल्स एट इन्वेस्टर समिट। ठीक, कि इन राज्यों में 50% इन्वेस्टमेंट आया। आइए देखते हैं कि 75 डिस्ट्रिक्ट में, 75 जिलों में 5 जिलों में 50% निवेश, इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हमें समझने पड़ेंगे। पहला है कि पॉलिसी पैरालिसिस, दूसरा है रेड टेपिज्म, लाल फीता सही, लाल फीता सही, तीसरा है लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, चौथा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक। पांचवा है सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस ना होना। छठा है टैक्सेस। सातवां है लैंड इशू, लैंड इशूज। ठीक। फिर R&D मिनिमम होना। ठीक। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज भी कम है। ऐसे बहुत से फैक्टर हैं। नेक्स्ट है बिलीफ सिस्टम, विश्वास नहीं है, क्योंकि नया स्टेट है, बिलीफ नहीं है। तो धीरे धीरे हमें इन सब फैक्टर्स पर काम करना होगा ताकि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक समावेशी तरीके से हो। भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ ज्यादातर हुआ? जो दिल्ली के आसपास के जो है क्षेत्र में 27% लगभग वहीं पर हो गया। तो उसके कई अपने क्वेश्चंस हैं, कई उसके अपने रीजन हैं, जिनको मैंने कुछ बातों को आपके सामने रखा है। ठीक। तो इसमें हमें जो है ग्रेजुअली काम करना पड़ेगा। ग्रेजुअली काम करेंगे तब उत्तर प्रदेश में जो बेहतर संभावनाएं बनेंगी। जैसे ग्रेटर नोएडा में अगर फिल्म सिटी की बात हो रही तो एक तरीके की संभावनाओं की बात है। उत्तर प्रदेश में जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, आप इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो 11 नंबर पर, लेबर लॉज हैं। ठीक है। करप्शन है, ये सब बहुत चीजें हैं। ठीक। जो पीछे करती हैं, हमें इन्वेस्टमेंट में पीछे करती हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया प्लान टू एक्सपोर्ट सोलर पावर। इंडिया अब जो जिस तरीके से इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय हिंदुस्तान में है, जिस तरह से इंडिया उसमें बेहतर काम कर रहा है, तो सरकार का ये गोल है कि हम सोलर अलायंस जो सोलर एनर्जी है उसको धीरे धीरे एक्सपोर्ट करें, सोलर प्लांट्स जो है उनको एक्सपोर्ट करें। फिर असम में एक और न्यू चर्चा में है, असम में इलीगल रेड होल माइनिंग हो रही है। ठीक। रेड कोल माइनिंग वहां पर इलीगल हो रही है। रेड कोल माइनिंग का मतलब यह हुआ कि छोटे छोटे मतलब छिद्र बनाकर छोटा छोटा स्पेस क्रिएट करके उसमें मजदूर 30-40 रुपए के जो है के लिए लंबी गहराई दूरी में चले जाते हैं मिट्टी के अंदर, और वहां से या माइंस में चले जाते हैं जहां पर वो कोयले को निकालते हैं। तो जिस तरह से चूहा छोटा सा छेद करके अंदर घुस के मिट्टी खोदता है, उसी तरीके से वो कोयला निकालते हैं, जिसमें कई बार उनकी जान चली जाती है। और ये छोटे छोटे इलीगल कह सकते हो कि व्यापारी इस तरीके का जो है काम करते हैं। तो इसको इसलिए बोला गया इलीगल रेड होल माइनिंग, रेड कोल माइनिंग। ठीक। फिर जो आप सभी को पता है कि ऑपरेशन दोस्त, जो सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया है, तो जो हमारी एनडीआरएफ की टीम गई थी वहां पर और उसने ऑपरेशन दोस्त मिशन चलाया था, वो सभी लोग दिल्ली वापस आ गए हैं। तो हमें ये ऑपरेशन दोस्त मिशन को याद रखना है कि किससे संबंधित है। ठीक। तो आज की न्यूज में दोस्तों इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आपका जो है सहयोग हमें मिलेगा, हम उतनी ही बेहतर कोशिश करते चले जाएंगे आप सभी के लिए। ये जो वीडियो है मुख्य परीक्षा के लिए एकदम कह सकते हो कि रामबाण है, मेन शोल की तरह से है, जिसकी एनालिसिस से आपकी जो क्षमता है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बेहतर होती है। आपको एक अच्छा कंटेंट मिलता है, एक विश्वसनीय कंटेंट मिलता है, और आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी पुष्ट होती ही मजबूत होती है। तो मेरे इस प्रयास में आप सभी का सहयोग बना रहे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आकारा इसकी टीम आप सभी का धन्यवाद करती है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।